Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 12th chapter of class 8, which is about stars and the solar system. Okay, let's start this exciting topic today. See, when you look at the sky in the night on a clear cloudless sky, you see interesting objects like thousands and thousands of twinkling stars, the moon and some planets. You will be really lucky if you get a chance to see the sky in a village. The scene will be all the more beautiful as the sky is more clear due to less of pollution, smoke, dust and bright light. फिर व्हाट दे से कि जब आप नाइट टाइम पे स्काई में ऑब्जर्व करते हो एक क्लियर क्लाउडलेस स्काई में, तो आपको वहां पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं एंड थाउजेंड ऑफ ट्विंकलिंग स्टार्स देखने को मिलते हैं, मून एंड द अदर प्लैनेट्स आल्सो, राइट। एंड अगर आपको चांस मिलता है नाइट स्काई को देखने का इन द विलेज, तो वहां पे और ज्यादा ब्यूटीफुल सिनेरियो होता है, बिकॉज विलेज में जो नाइट स्काई होगा वो ज्यादा क्लियर होता है, बिकॉज विलेजेस में पोल्यूशन, स्मोक, डस्ट एंड ब्राइट लाइट कम होती है, जिसकी वजह से क्लियर ज्यादा विजिबल होता है, स्काई जो है ज्यादा क्लियरली विजिबल होता है। सम स्टार्स, कुछ स्टार्स ब्राइट होते हैं, कुछ आपके ट्विंकल करते हैं एंड सम डू नॉट ट्विंकल आल्सो। ओके, द वन व्हिच डू नॉट ट्विंकल आर द प्लैनेट्स। वो सारे स्टार्स जो कि ट्विंकल नहीं करते उन्हें क्या कहा जाता है? प्लैनेट्स कहा जाता है। ओके, देन the stars, the planets, the moon and many other objects in the sky are called celestial bodies. Okay, the moon क्या है? सबसे brightest object है in the sky and किसकी वजह से shine करता है? Due to the reflected light of the sun. Moon does not have its own light, it shines because of the reflected light of sun. Now the moon, अब सबसे पहले moon की बात करें तो moon क्या है? Natural satellite है हमारे earth की and it does not have light of its own like sun, as I told you. Okay, you must have seen different shapes of the moon. आपने मून की डिफरेंट शेप्स को ऑब्जर्व किया होगा. At times it appears perfectly round. कभी कभी मून बिल्कुल परफेक्ट राउंड शेप में दिखता है. At times like a ball, कभी कभी बॉल की तरह दिखता है. एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि मून is not visible at all, right? So the apparent changes in the shapes of moon seen during a month are called the phases of the moon. So ये मून की शेप्स में जो apparent changes होते हैं एक मंथ में, उन्हें phases of the moon कहा जाता है. एंड यहाँ पे कुछ टिपिकल फेजेस आपको मून के गिवन है. नंबर 1, फुल मून. फुल मून कब होता है? व्हेन द मून इज सीन एज अ फुल डिस्क. जब मून आपको फुल एक डिस्क की तरह दिखता है उसे आप फुल मून शेप कहते हैं. एट न्यू मून. न्यू मून कब होता है? जब मून आपके बिटवीन द अर्थ एंड सन होता है एंड वी डू नॉट सी एनी लाइट फ्रॉम द मून. दैट इज नोन एज न्यू मून. देन आफ्टर अ फ्यू डेज, फिर कुछ दिनों बाद एक स्मॉल पोर्शन जो है मून का वो विजिबल होना शुरू होता है. इसे कहा जाता है क्रेसेंट मून. एंड व्हेन हाफ ऑफ द मून, एंड जब हम क्या देख पाते हैं? हाफ ऑफ द मून को देख पाते हैं उसे हम हाफ मून कहते हैं. एंड जब मोर देन हाफ मून विजिबल होता है दैट इज कॉल्ड गिब्बस मून. ओके, नाउ व्हाई डू फेजेस ऑफ द मून अकर? अब ये जो मून के डिफरेंट फेजेस हैं ये क्यों अकर होते हैं? सो व्हेन द सन एंड द अर्थ आर ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द मून, जब सन एंड अर्थ मून के ऑपोजिट साइड्स पे होते हैं, सो मून का वो पोर्शन जो अर्थ को फेस करता है वो डार्क होता है एंड देन वी कैन नॉट सी द मून एट ऑल. एंड इस सिचुएशन को कहा जाता है न्यू मून कंडीशन. ओके, नाउ द पीरियड व्हेन द ब्राइट पोर्शन ऑफ द मून बिकम्स स्मॉलर. अब वो टाइम पीरियड जब मून का जो ब्राइट वाला पोर्शन है वो स्मॉल हो जाता है, उसे कहते हैं वेनिंग ऑफ मून. एंड जो मून वैक्स होता है वो कब होता है? जब उसकी जर्नी जो है और ज्यादा बढ़ती चली जाती है, तो वो मून वैक्स होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि इट बिकम्स लार्जर एंड लार्जर. The time period between one full moon to the next full moon is slightly more than 29 days. ठीक है, one full moon से next full moon का जो टाइम पीरियड होता है वो 29 डेज से थोड़ा सा ही ज्यादा होता है. अराउंड 29 और 30 डेज का टाइम पीरियड होता है between one full moon to next full moon. The moon completes one rotation. मून जो है अपनी एक रोटेशन को अपने एक्सिस पे कंप्लीट करता है as it completes one revolution around the earth. Now the surface of the moon. The surface of the moon has many craters of different sizes. Moon surface पे different sizes के अलग-अलग क्या है? craters हैं. And moon का surface काफी dusty and barren होता है. और उसके साथ-साथ वहाँ पे काफी steep and high mountains भी हैं. There is no atmosphere. Moon पे कोई भी atmosphere and water present नहीं है. So there is no question of life on the moon. You have already studied in the chapter on sound that sound cannot travel in vacuum. So जैसे कि हमने अपना sound chapter discuss किया था and वहाँ भी हमने देखा था कि sound जो है, sound को क्या एक medium चाहिए होता है travel में, and क्योंकि vacuum में कोई भी presence of medium नहीं होता, that means sound cannot travel in vacuum. And this is only the reason that no sound can be heard on the moon. क्योंकि moon पे भी कोई medium नहीं है, इसलिए moon पे भी कोई sound यानी कि कोई भी voice को सुना नहीं जा सकता.
Can you tell who was the first astronaut to land on the moon on July 21, 1969? This is the question which you have to find out. Now next we are going to talk about the stars. The stars are luminous bodies. Stars क्या है? Luminous bodies है, यानी कि एक ऐसी bodies जिनकी अपनी खुद की light होती है. अब stars differ in size. सभी stars size and brightness में different होते हैं. Some stars are big, some are small also. Do you know that sun is also a star? Yes, sun is also a star. Okay, many of the stars we see are much bigger than the sun. काफी सारे तो ऐसे stars हैं जो कि हम देखते हैं and वो sun से काफी ज्यादा large है in size. Sun in fact is the closest star. Sun जो है Earth से सबसे closest star है, इसीलिए वो हमें काफी big appear होता है. बाकी जो stars हैं they are very far away from us. ठीक है, sun के comparison में millions of times further away हैं from the Earth and therefore they appear so tiny. We cannot see the stars during the daytime because of the bright light of the sun. डे टाइम पे हम स्टार्स को नहीं देख सकते क्योंकि उस टाइम पे सन जो है बहुत ब्राइटली शाइन करता है एंड उसकी लाइट की वजह से बाकी सारे स्टार्स की जो लाइट है वो इनविजिबल हो जाती है, ओके, फेड हो जाती है. डिस्टेंस इन स्पेस इज मेजर्ड इन लाइट ईयर. स्पेस में जो डिस्टेंस है उसे लाइट ईयर में मेजर किया जाता है. 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर. 1 लाइट ईयर का मतलब क्या होता है? वो डिस्टेंस जो कि लाइट एक ईयर में ट्रैवल करती है, उस डिस्टेंस को 1 लाइट ईयर के बराबर माना जाता है. लाइट की जो स्पीड होती है वो अराउंड 3 लाख किलोमीटर है पर सेकेंड. ओके, सन जो है वो अराउंड 150 मिलियन किलोमीटर अवे है फ्रॉम अस. दैट इज 15 into 10 की पावर 1 किलोमीटर. ओके, 11 किलोमीटर. दिस इज इक्वल टू, एंड ये किसके बराबर है? 8 लाइट मिनट्स के इक्वल है. सबसे क्लोजेस्ट स्टार जो है to us other than sun के अलावा जो next closest star है to the earth, that is Proxima Centauri, जो कि about 4.22 light years away है. This means what? कि इस स्टार से जो लाइट है वो around 4.22 years का टाइम पीरियड लेगी to reach us on the earth surface. This means that it will take 4.22 years for the light from the star to reach us. And this will give you an idea of the enormous distance between the stars and the earth. और यहाँ से आप एक आइडिया लगा सकते हो कि कितना बड़ा डिस्टेंस है स्टार्स एंड अर्थ के बीच में. When you watch the stars closely, जब आप स्टार्स को बहुत क्लोजली देखते हो तो वो आपको कैसे दिखते हैं? They appear to move from east to west. This is because, ऐसा क्यों होता है? Because Earth west to east अपने ही एक्सिस पे क्या करता है? रोटेट करता है. And however, क्योंकि इनमें से एक और स्टार है जो कि स्टेशनरी अपीयर होता है, उस स्टार को कहा जाता है पोल स्टार और पोलैरिस, यानी कि हिंदी में आप उसे ध्रुव तारा कहते हो. ये कहाँ है? इट इज सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ एक्सिस. ये अर्थ एक्सिस के डायरेक्शन में ही सिचुएटेड है and it lies on the imaginary axis of rotation of the earth. and ये अर्थ की रोटेशन के imaginary axis पे सिचुएटेड होता है, इसलिए हमें ये स्टेशनरी पोजीशन में दिखाई देता है. Next we have constellations. So when you look at the stars carefully, some appears to be in groups forming patterns. तो अगर आप stars को बहुत carefully observe करोगे तो आपको देखेगा कि कुछ stars होते हैं जो कि ग्रुप्स में एक पैटर्न फॉर्मेशन करते हैं. So the stars forming a recognizable pattern is called a constellation. वो सारे stars जो कि ग्रुप्स में मिलकर एक recognizable pattern बनाते हैं, उन ग्रुप ऑफ stars को constellations कहा जाता है. And एक constellation के अंदर जो stars होते हैं, they appear to be close together, but actually they are millions of kilometers apart. The constellations were named by, इन constellations को ancient people ने different name दिया था after animals and mythological characters. As 88 constellations, कितनी? Around 88 constellations का name ancient people के through दिया गया था on the behalf of any animal or mythological character. They help to locate the position of other stars. इनके through other stars की position को locate किया जा सकता है, planets की position को locate किया जा सकता है in the sky. So far 88 constellations, अभी तक 88 constellations को recognize and name किया गया है. एक constellation के अंदर large number of stars होते हैं, कुछ few stars ही होते हैं जो bright होते हैं, and एक constellation की जो shape होती है वो हमेशा same रहती है. ठीक है, कुछ well known constellations यहाँ पे given है like Ursa Major, which is known as Great Bear, Orion, which is like a hunter shaped, Cassiopeia, Ursa Major, that is Lesser Bear. You can see this is Ursa Major, Cassiopeia, Orion, and this is Leo Major. Okay, first of all we are going to talk about Ursa Major. Ursa Major आपका one of the most famous and easily recognizable constellation है in the sky. इसको हम Big Dipper भी कहते हैं, Great Bear और Saptarishi also we could call it. It consists of, Ursa Major के अंदर 7 stars होते हैं and उनको easily sky में spot किया जा सकता है during summer time in the early part of the night.
इफ यू जॉइन द 7 स्टार्स, अगर आप इमेजिनरी लाइंस के थ्रू इन 7 स्टार्स को ज्वाइन करोगे तो ये एक बिग लेडल, बड़ी सी लेडल के थ्रू तरह दिखते हैं, या एक क्वेश्चन मार्क की तरह दिखते हैं, जिसमें 3 स्टार्स लेडल में होते हैं एंड 4 आपके बोल्ड में होते हैं। ये जो नेम बिग डिपर डिराइव किया गया, ये किया गया वर्ड डिपर से। डिपर को यूज किया जाता था फॉर ड्रिंकिंग वाटर इन द एशियन टाइम पीरियड। ओके, एंड वी कैन लोकेट द पोल स्टार। आप इस कॉन्स्टेलेशन के थ्रू पोल स्टार को भी लोकेट। नेक्स्ट वी हैव ओरियन, वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रोमिनेंट कॉन्स्टेलेशन इन नाइट स्काई। काफी फेमस प्रोमिनेंट कॉन्स्टेलेशन है नाइट स्काई में। इसको हंटर और कालपुरुष भी कहा जाता है। इसमें 7 ब्राइट स्टार्स होते हैं एंड 7 फेंट स्टार्स, यानी कि 7 तो ब्राइट स्टार्स हैं और बहुत सारे फेंट स्टार्स भी होते हैं। 3 मिडिल स्टार, जो 3 मिडिल स्टार्स होते हैं वो बेल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। 4 ब्राइट स्टार्स, 2 अबव एंड 2 बिलो। ठीक है, 4 ब्राइट स्टार्स होते हैं, 2 आपके बेल्ट के ऊपर, 2 बेल्ट के नीचे होते हैं, जो कि शोल्डर्स एंड लेग्स को रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ द हंटर। ओके, इट कैन बी सीन इन विंटर्स। इसको कब देखा जाता है? लेट इवनिंग्स इन द नदर्न हेमिस्फीयर। नदर्न हेमिस्फीयर में लेट इवनिंग्स में, विंटर टाइम में आप इन्हें इस कॉन्स्टेलेशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई, सबसे जो ब्राइटेस्ट स्टार होता है नाइट स्काई में वो सीरियस होता है एंड इट इज लोकेटेड क्लोज टू ओरियन। ये काफी क्लोज होता है ओरियन के। यू कैन सी दिस इज सीरियस स्टार, ये, एंड ये क्या है आपका? ये आपका ओरियन है। Now how to locate Sirius? कैसे Sirius को लोकेट किया जाए? Look at the 3 bright stars representing the base. ये जो 3 bright stars हैं, ये वाले जो कि इस हंटर की बेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Now imagine a straight line. आपको इसी के थ्रू एक स्ट्रेट लाइन को इमेजिन करना है जो कि पास कर रही है टुवर्ड्स देम थ्रू द ईस्ट डायरेक्शन की टुवर्ड्स पास हो रही है, एंड आपको वहाँ पे एक ब्राइट सा स्टार दिखेगा विच इज कॉल्ड सीरियस। ओके, नाउ कैसियोपिया। कैसियोपिया क्या है? ये भी एक प्रोमिनेंट कॉन्स्टेलेशन है जो कि नदर्न हेमिस्फीयर से विजिबल होती है and it is also visible during the winters only, but in the early part of the night. Okay, few bright stars, इस constellation के few bright stars होते हैं जो कि किस तरीके की शेप बनाते हैं, like M और a W. Okay, now next we have Ursa Minor. Ursa Minor को Little Bear भी कहा जाता है, which consists of 7 bright stars. Okay, this constellation, ये constellation faint होती है and काफी difficult है इसको spot करना। एंड द स्टार एट द एंड ऑफ द टेल, इस टेल के एंड पे जो स्टार होता है वो स्टार कौन सा होता है? इट इज द पोल स्टार। सो दीज वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेलेशंस। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सोलर सिस्टम। Sun and the heavenly body that orbit around the 8 planets with the natural satellites, comets and asteroids constitute the solar system. सन की अलावा जितनी भी heavenly bodies हैं जो उन 8 planets के अराउंड रिवॉल्व करती हैं अपनी नेचुरल सैटेलाइट्स के साथ, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम बनाते हैं। ओके, ये सारी हेवनली बॉडीज सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं अपने ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। अर्थ जो कि वन ऑफ द प्लैनेट है, ये भी क्या करता है? इट आल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन ओनली। So first of all we are going to talk about the sun. Sun क्या है? Sun is the largest body. सोलर सिस्टम में सबसे लार्जेस्ट बॉडी कौन सी है? सन है। सन एक ह्यूज बॉल है गैसेस का, मेनली हाइड्रोजन गैस। सन emits huge amount of heat and light. सन जो है काफी ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट को एमिट करता है कॉन्टिन्यूसली, लेकिन कुछ फ्रैक्शनल पार्ट है जो हम तक पहुंच पाता है। ओके, एंड इतना फ्रैक्शनल पार्ट एनफ है टू सस्टेन लाइफ ऑन दी अर्थ। सन इज द ओनली डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्स। सन आपका ओनली डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्स है हीट एंड लाइट का फॉर ऑल द प्लैनेट्स इन द सोलर। दी प्लैनेट्स, अब बात करते हैं प्लैनेट्स की, तो प्लैनेट्स क्या हैं? वो हेवनली बॉडीज जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं एक डेफिनेट एलिप्टिकल पाथ में रहकर, एक डेफिनेट ऑर्बिट में रहकर। ऑल दोज हेवनली बॉडीज आर नोन एज प्लैनेट्स। ठीक है, एट प्रेजेंट अभी तक 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में। टिल 2006 तक प्लूटो को भी एक प्लैनेट कंसिडर किया जाता था। ओके, एंड इस तरीके से 2006 तक टोटल 9 प्लैनेट्स होते थे। बट 24 अगस्त 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने रिवाइज किया प्लैनेट की डेफिनेशन को, एंड उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्लूटो को एज अ प्लैनेट कंसिडर नहीं किया गया आगे। ओके, प्लैनेट्स अपीयर लाइक स्टार्स बट देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन द टू। सो प्लैनेट्स स्टार्स की तरह अपीयर होते हैं, लेकिन दोनों में ही क्या है? थोड़ा डिफरेंस होता है। So क्या क्या differences हैं between stars and planets? Let's discuss about them. Number 1, stars have light of their own, whereas planets do not have light of theirs. Stars की अपनी खुद की light होती है, जबकि planets do not have light of their own. Next, stars twinkle करते हैं, whereas planets do not twinkle. Okay, planets जो है अपनी position change करते रहते हैं with respect to the stars.
प्लैनेट्स आर क्लोजर टू अस, प्लैनेट्स स्टार्स से ज्यादा क्लोज होते हैं टू अस। ईच प्लैनेट, हर एक प्लैनेट जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करता है एक फिक्स्ड पाथ में विच इज कॉल्ड ऑर्बिट, and this path is in the spherical or in the elliptical form. Time taken by the planet to complete one revolution is called the period of revolution, and वो time period जो planet को एक revolution complete करने में लगता है उसे हम क्या कहते हैं, period of revolution कहते हैं। Like the earth की तरह planets भी अपने खुद के एक्सिस पे रोटेट करते हैं, like एक टॉप की तरह, लट्टू की तरह, ठीक है। जितने भी बाकी प्लैनेट्स हैं सेम वो भी अपने एक इमेजिनरी एक्सिस पे रोटेट करते रहते हैं। एंड वो टाइम पीरियड जो एक प्लैनेट एक रोटेशन कंप्लीट करने में लगाता है अबाउट इट्स एक्सिस, दैट इज कॉल्ड पीरियड ऑफ रोटेशन। ओके, सम प्लैनेट्स हैव वन और मोर नेचुरल सैटेलाइट्स, कुछ प्लैनेट्स के पास वन नेचुरल सैटेलाइट्स है, किसके पास वन से भी ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट्स है, एंड उन नेचुरल सैटेलाइट्स को क्या कहा जाता है, मून कहा जाता है। अ सेलेस्टियल बॉडी, एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जो कि एक प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करती है, दैट इज कॉल्ड सैटेलाइट। ओके, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स ये इनर प्लैनेट्स हैं बिकॉज ये काफी ज्यादा क्लोज हैं टू द सन एज कंपेयर टू जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, ये आपके आउटर प्लैनेट्स होते हैं। इनर प्लैनेट्स आर स्मॉल इन साइज, इनर प्लैनेट्स जो है एज कंपेयर टू आउटर प्लैनेट्स थोड़े साइज में छोटे होते हैं। ओके, दे आर हैवी, काफी हैवी होते हैं, एंड मोस्टली ये रॉक्स के बने होते हैं कंपेयर टू आउटर प्लैनेट्स। आउटर प्लैनेट्स के कंपेरिजन में ये हैवी होते हैं एंड ये रॉक्स के बने होते हैं। जो आउटर प्लैनेट्स है वो काफी लाइट होते हैं एंड वो किससे बने होते हैं, गैसेस से बने होते हैं। इनर प्लैनेट्स में फ्यू मून्स कंपेयर टू आउटर प्लैनेट्स, यानी कि जो इनर प्लैनेट्स हैं उनके पास कम मून्स हैं, कम नेचुरल सैटेलाइट्स हैं एज कंपेयर टू आउटर प्लैनेट्स। आउटर प्लैनेट्स में रिंग सिस्टम ज्यादा होता है अराउंड देम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज प्लैनेट्स वन बाय वन। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज सन, एंड इस सन के बाद जो है 8 प्लैनेट्स हैं इन द सीरीज, दैट इज मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। फर्स्ट ऑफ ऑल द क्लोजेस्ट planet to the sun is what? Mercury, जिसे हम बुध कहते हैं। This planet is not always visible to us as it is very closest to the sun. ये planet हमेशा visible नहीं होता है क्योंकि ये काफी ज्यादा close है to the sun. ये सबसे smallest planet है and around 88 days का time period लेता है to complete one revolution. Okay? It has no satellite of its own. Mercury की अपनी कोई खुद की natural satellite नहीं है. It can be observed just before sunrise or just after sunset near the horizon. मरकरी को जस्ट बिफोर सनराइज और जस्ट आफ्टर द सनसेट नियर द हॉरिजन देखा जा सकता है। द साइड फेसिंग द सन, वो साइड मरकरी की जो सन को फेस करती है वो एक्सट्रीमली हॉट होती है एंड वो साइड जो सन से अवे है दैट इज एक्सट्रीमली कोल्ड। नेक्स्ट वी हैव वीनस, वीनस जिसे शुक्र कहा जाता है। दिस प्लैनेट इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई आफ्टर द मून। आफ्टर द मून जो सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है हमारे नाइट स्काई में दैट इज वीनस ओनली। ऑलमोस्ट ये सेम साइज का होता है एज ऑफ द अर्थ एंड सबसे नियरेस्ट प्लेनेटरी नेबर है अर्थ का। काफी हॉट प्लैनेट है, एक रिवोल्यूशन को 225 डेज में कंप्लीट करता है। इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है एज इट अपीयर्स इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज और इट अपीयर्स इन द वेस्टर्न स्काई जस्ट आफ्टर सनसेट। ओके, वीनस को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं बिकॉज ये ईस्टर्न स्काई में बिफोर सनराइज अपीयर होता है एंड वेस्टर्न स्काई में आफ्टर सनसेट अपीयर होगा, 2 टाइम अपीयर होता है। वीनस की भी क्या अपनी कोई खुद की सैटेलाइट नहीं है, इट हैज नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। इट रोटेट्स फ्रॉम वीनस ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है जो कि अर्थ की रोटेशन डायरेक्शन से बिल्कुल ऑपोजिट है। अर्थ आपका वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अर्थ दैट इज नोन एज पृथ्वी। अर्थ हमारा होम प्लैनेट है। ये ब्लू ग्रीन अपीयर होता है इन कलर, यानी कि इसको जब स्पेस से ऑब्जर्व किया जाए तो अर्थ का जो कलर है वो ब्लू ग्रीन अपीयर होता है because of the presence of water and plants. It is the only planet where life exists. Earth एक अकेला ऐसा planet है जहाँ पे life exist करती है as it is at the right distance from the sun. क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल एक accurate distance पे है from the sun. Okay, and यहाँ पे एकदम right temperature है, water, air and suitable atmosphere, blanket of ozone, इन सभी कंडीशन इन सभी फैक्टर्स की प्रेजेंस की वजह से अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर द लाइफ इज। अर्थ जो है राउंड द सन रिवॉल्व करता है इन 365 कंप्लीट 1/4 डेज में एंड अराउंड 24 आवर्स में अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेशन कंप्लीट करता है। अर्थ के पास एक नेचुरल सैटेलाइट है दैट इज द मून। ओके, द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अर्थ का जो एक्सिस है रोटेशन का वो थोड़ा सा टिल्टेड है टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट एंड इट इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन।
एंड यही टिल्ट है जो कि सीजन, अर्थ में जो सीजन में चेंजेस आते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मार्स, दैट इज मंगल। मार्स जो है आपका ब्राइट ऑरेंज रेड कलर का होता है, इसको रेड प्लैनेट भी कहते हैं। नियरली हाफ ऑफ द साइज ऑफ अर्थ, जितना अर्थ का साइज है उसका जस्ट हाफ साइज हमारे मार्स का होता है। एंड ये अराउंड द सन रिवॉल्व करता है 687 डेज। मार्स की अपनी 2 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं एंड मार्स जो है नेकेड आइज से विजिबल होता है। नेक्स्ट वी हैव जुपिटर विच इज बृहस्पति। जुपिटर सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। इट इज ट्वाइस एज मासिव एज ऑल द अदर प्लैनेट्स कंबाइंड। जो बाकी सारे प्लैनेट्स को जब आप एक कंबाइन कर दोगे उससे भी डबल साइज का जुपिटर प्लैनेट अलोन एग्जिस्ट। ओके, अबाउट 318 टाइम्स, अर्थ के कंपैरिजन में अराउंड 318 टाइम्स बिग है जुपिटर प्लैनेट। इट हैज 28 मून्स। जुपिटर के पास 28 मून्स हैं जिनमें कुछ फेंट रिंग्स हैं अराउंड देम। ओके, 4 मून्स को देखा जा सकता है एक टेलीस्कोप के थ्रू इन द जुपिटर। इट रोटेट्स वेरी रैपिडली। जुपिटर बहुत ज्यादा रैपिडली रोटेट करता है अपने एक्सिस पर एंड अराउंड 11.86 ईयर्स का टाइम पीरियड लेता है 1 रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में अराउंड दी सन। नेक्स्ट वी हैव सैटर्न, जिसको शनि कहा जाता है। ये सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। येलोइश इन कलर है फ्रॉम द आउटर स्पेस। आउटर स्पेस जब आप देखोगे तो सैटर्न येलोइश कलर का होता है। सैटर्न को रिंग प्लैनेट भी कहा जाता है बिकॉज इसके सराउंडिंग में, इसके एनसर्कलिंग में काफी ब्यूटीफुल सी रिंग्स हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर आल्सो। एंड ये रिंग्स केवल टेलीस्कोप के थ्रू ही विजिबल होती हैं। ओके, सैटर्न के पास 30 मून है एंड अराउंड 29.46 ईयर्स का टाइम पीरियड लेता है सैटर्न अपनी एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में अराउंड दी सन। सैटर्न लीस्ट डेंस है ऑफ ऑल द प्लैनेट्स विद इट्स डेंसिटी लेस देन ऑफ वाटर। इसकी डेंसिटी वाटर से भी कम होती है। Now next is Uranus. The atmosphere of Uranus mainly consists of hydrogen, helium and methane. यूरेनस के जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर मेनली हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन गैस प्रेजेंट है एंड इनको नेकेड आइज के थ्रू, यूरेनस को नेकेड आइज के थ्रू नहीं देखा जा सकता। इट रोटेट्स फ्रॉम, यूरेनस भी ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है। इसके पास एक हाईली इंक्लाइंड रोटेशनल एक्सिस होता है एंड एक बॉल की तरह रोल करता है अनलाइक द अर्थ। अर्थ तो एक टॉप की तरह रोटेट करता है लेकिन यूरेनस आपका बॉल की तरह स्पिन करता है। नेक्स्ट वी हैव नेपट्यून। नेपट्यून सबसे फारदेस्ट प्लैनेट है फ्रॉम द सन। इसके पास टोटल 8 मून्स हैं एंड एक रिवोल्यूशन को 165 ईयर्स में कंप्लीट करता है एंड नेपट्यून इज ओनली सीन विद द हेल्प ऑफ अ लार्ज टेलीस्कोप। एक बड़े टेलीस्कोप के थ्रू ही नेपट्यून इज। नाउ नेक्स्ट वी कम टू एस्टेरॉइड्स। सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द प्लैनेट्स इन अ डिटेल मैनर। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स क्या हैं? आर स्मॉल इररेगुलर शेप्ड रॉकी बॉडीज ऑर्बिटिंग द सन। छोटी छोटी सी इररेगुलर शेप रॉकी बॉडीज यानी कि रॉक्स की बनी हुई ऐसी हेवनली बॉडीज जो कि सन के अराउंड ऑर्बिट करती हैं, उन्हें एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। एस्टेरॉइड्स लोकेटेड होते हैं मोस्टली बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। मिलियंस ऑफ एस्टेरॉइड्स हमारे सोलर सिस्टम के अंदर हैं एंड इनको केवल लार्ज टेलीस्कोप के थ्रू ही देखा जा सकता है। नेक्स्ट वी हैव कॉमेट्स बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ नेपट्यून एंड प्लूटो। नेपट्यून एंड प्लूटो के ऑर्बिट से बाहर कुछ चंक्स हैं डस्ट के एंड आइस के जिन्हें कॉमेट्स कहा जाता है। कॉमेट्स भी सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं एक हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में एंड कॉमेट्स आपके आइस एंड डस्ट की ही क्या है? बॉल्स हैं। ओके, दे अपीयर एज ब्राइट ग्लोइंग बॉल्स। ये काफी ब्राइट ग्लोइंग बॉल्स की तरह अपीयर होती हैं कॉमेट्स। ओके, विद लॉन्ग टेल्स, काफी लॉन्ग टेल्स के साथ। द लेंथ ऑफ द टेल, इन टेल की जो लेंथ है वो इंक्रीज होती जाती है जैसे जैसे ये सन के टूवर्ड्स अप्रोच करता है। द टेल ऑफ द कॉमेट, कॉमेट की टेल जो है हमेशा सन की डायरेक्शन से ऑपोजिट। वन ऑफ द बेस्ट नोन कॉमेट, सबसे जो बेस्ट नोन कॉमेट है वो हेलीज कॉमेट है। इट कम्स क्लोज टू द सन। ये सन के क्लोज आता है वंस एवरी 76 ईयर्स। हर 76 ईयर्स के अंदर हेलीज कॉमेट जो है वो सन के क्लोज आता है एंड इसको एडमंड हेली के नेम पर नेम दिया गया है एंड लास्ट 1986 में हमने हेलीज कॉमेट को ऑब्जर्व किया था। यू कैन सी दिस इज हेलीज। नेक्स्ट वी हैव मीटियोर्स एंड मीटेरॉइड्स। Okay, if you observe a clear sky at night, you will see bright stars of light in the sky. अगर आप नाइट टाइम पे स्काई को ऑब्जर्व करेंगे, क्लियर स्काई को ऑब्जर्व करेंगे तो वहां पे आपको कुछ लाइट की स्ट्रीक्स देखने को मिलती है स्काई में। इन्हें हम मीटियोर्स और शूटिंग स्टार्स कहते हैं। मीटियोर्स आर स्मॉलर देन कॉमेट्स। मीटियोर्स कॉमेट्स से काफी स्मॉल होती हैं। इनके अंदर स्मॉल पीसेस होते हैं स्टोन्स एंड मेटालिक रॉक्स के एंड उसके अलावा एक टेल होती है जो कि डस्ट एंड गैसेस की बनी होती है। A meteor has no light. meteor की भी अपनी खुद की लाइट नहीं होती। meteors normally burn out completely. meteors normally burn हो जाते हैं completely before reaching the earth.
एंड एट टाइम्स दे एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर। जैसे ही ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करते हैं, यूजुअली एट अ वेरी हाई स्पीड, ज्यादातर हमेशा एक हाई स्पीड के साथ ये हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं एंड दे गेट्स हीटेड अप एंड एंटर करने के बाद फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हीट अप होते हैं एंड बहुत ही क्विकली इवेपोरेट हो जाते हैं। दिस इज द रीजन, यही एक रीजन है फॉर द ब्राइट स्ट्रीक लास्टिंग फॉर ओनली अ वेरी ब्रीफ पीरियड। द बॉडी दैट रीचेस अर्थ, अब वो बॉडी जो हमारे अर्थ तक पहुंचती है उसे मीटेरॉइड कहा जाता है। मीटेरॉइड जो है साइज में वेरी करते हैं फ्रॉम स्मॉल पेबल्स टू बिग रॉक्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या है? मैन मेड ऑब्जेक्ट्स या मैन मेड डिवाइसेस हैं जिनको प्लेस किया जाता है इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ और अदर सेलेस्टियल बॉडी। मैन हैज सेंट मेनी सैटेलाइट्स, मैन ने काफी सारे सैटेलाइट्स को स्पेस में आज तक भेजा है। ओके, सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से लॉन्च किया जाता है एंड ये सैटेलाइट्स अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती हैं व्हिच इज मच क्लोजर देन द मून। ये सैटेलाइट्स मून के कंपैरिजन में काफी ज्यादा क्लोज होती हैं इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। ओके, द फर्स्ट सैटेलाइट, सबसे पहली जो सैटेलाइट थी जिसको लॉन्च किया गया, दैट वाज स्पुतनिक। ओके, एंड इसको किसके थ्रू लॉन्च किया गया था? इट वाज लॉन्च्ड बाय यूएसएसआर ऑन October 4, 1957। एंड इसके बाद से काफी सारी सैटेलाइट्स हैं जिनको लॉन्च किया गया है। आर्यभट्ट आपकी सबसे पहली इंडियन सैटेलाइट थी जिसको 1975 में लॉन्च किया गया। सब्सिक्वेंटली एंड उसके बाद से भारत ने भी काफी सारी सैटेलाइट्स लॉन्च करी हैं। कुछ उनमें से हैं भास्कर 1, रोहिणी, एप्पल, इनसेट, आयरास, कल्पना, फर्स्ट, एड्यूसेट एक्सेट्रा। दीज ऑल आर द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स लॉन्च्ड बाय द भारत इन द स्पेस। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के काफी सारे यूजेस होते हैं। लाइक व्हाट? दे आर यूज फॉर वेदर फॉरकास्टिंग। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को हम वेदर फॉरकास्टिंग के लिए यूज करते हैं। रेडियो एंड टेलीविजन सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाता है। शिप्स एंड एरोप्लेन्स की नेविगेशन में यूज किया जाता है। फॉर मैपिंग मिनरल रिसोर्सेज अंडरग्राउंड वाटर, मिनरल रिसोर्सेज अंडरग्राउंड वाटर को ढूंढने के लिए भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का यूज करते हैं। इंटरनेट लिंक करने के लिए, मिलिट्री एक्टिविटीज को सपोर्ट करने के लिए। रिमोट सेंसिंग मीन्स व्हाट? कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम अ डिस्टेंस प्लेस, एक डिस्टेंट प्लेस से डेटा कलेक्ट करने के लिए, दैट इज फॉर रिमोट सेंसिंग आल्सो वी यूज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, बाकी सभी प्लैनेट्स या आउटर स्पेस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए भी वी यूज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। भारत इज वन ऑफ द 6 कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैविंग द टेक्नोलॉजी फॉर लॉन्चिंग इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में 6 कंट्रीज में से भारत भी एक ऐसी कंट्री है जिसके पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च करने की टेक्नोलॉजी है। ओके, मून डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन, मून की अपने खुद की लाइट नहीं होती है, ये सन की रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से शाइन करता है। वी देयरफॉर सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून फ्रॉम व्हिच रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ द सन रीचेस अस। इसीलिए हमें मून का केवल वही पार्ट दिखाई देता है अर्थ सरफेस से जिसके ऊपर सन की लाइट फॉल कर रही है एंड वो रिफ्लेक्ट बैक होकर हम तक पहुंचती है। Okay, so the chapter is completed over here. I hope you all must have understood about the different celestial or the heavenly bodies which are there in our solar system. That's all for today. We'll meet you very soon in the next class, and then take care and thanks to everyone.